हेलो दोस्तों, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 8 NCERT पॉलिटी की MCQ सीरीज चल रही है। आज आपका यहां पर अध्याय 7वां है। यहां पर हम लोग हाशिया कट की समझ से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, हाशिया कट के सामाजिक आर्थिक पहलुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी विशिष्ट समुदाय को समाज की मुख्य धारा से अलग थलग कर दिया जाता है। हाशिया कट का अनुभव केवल आर्थिक विपन्नता यानी गरीबी तक सीमित है। इसके कारण संबंधित समूह की राजनीतिक शक्ति और संसाधनों तक पहुंच कम हो जाती है। आपको यहाँ बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए, जब किसी समुदाय के साथ या समूह के साथ सामाजिक, आर्थिक, भाषाई, धार्मिक इन सभी कारणों से भेदभाव किया जाता है तो वो समुदाय या समूह जो है समाज की मुख्य धारा से कटकर अलग हो जाता है और किनारे पर पहुंच जाता है। ऐसे समूह या समुदाय को हाशियाई समुदाय या हाशियाई समूह कहा जाता है। तो यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। जब कोई समूह हाशियाई हो जाता है तो वो आर्थिक रूप से विपन्न भी हो जाता है, साथ ही साथ उसका सामाजिक प्रभाव कम हो जाता है, उसकी जो राजनीतिक शक्ति वो भी कम हो जाती है और संसाधनों तक जो पहुँच है वो भी कम हो जाती है। तो यहाँ पर सेकंड वाला जो कथन है ये गलत हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है कि हाशिया कट केवल आर्थिक विपन्नता तक सीमित है। नहीं, यानी आर्थिक विपन्नता नहीं है, बल्कि इसमें आर्थिक विपन्नता के साथ साथ सामाजिक प्रभाव, राजनीतिक शक्ति और संसाधनों तक पहुंच ये सभी आ जाते हैं और ये सभी कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर थर्ड वाला कथन सही है। यहाँ पर 1 और 3 सही है। तो आंसर है आपका सी वाला, यानी केवल 1 और 3। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी विशिष्ट जातीय समूह को अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब के रूप में अधिसूचित करते हैं? अनुच्छेद 340, अनुच्छेद 341, अनुच्छेद 342 या अनुच्छेद 344? देखिए, अनुच्छेद 342 के तहत भारत के राष्ट्रपति किसी भी जातीय समूह को अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित करते हैं। वर्तमान में भारत में 730 से अधिक जनजातीय समूह हैं। देखिए, अनुच्छेद 340 जो है ये ओबीसी के लिए आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 341 जो है अनुसूचित जाति की जो सूची है उससे संबंधित है और अनुच्छेद 344 जो है ये राजभाषा आयोग से संबंधित है। तो हमारा जो सही आंसर है वो है सी वाला। तीसरा प्रश्न है, आदिवासी धर्मों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आदिवासियों के धर्म हिंदू, इस्लाम या ईसाई धर्मों से बिल्कुल अलग रहे हैं। वे मुख्य रूप से प्रकृति, ग्राम और पुरखों की उपासना करते हैं। आदिवासी धर्मों का प्रभाव उड़ीसा के जगन्नाथ पंथ और बंगाल की तांत्रिक परंपराओं पर भी पड़ा है। आपको यहाँ बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए, आदिवासियों के जो धार्मिक विश्वास हैं ये हिंदू, इस्लाम और ईसाई जैसे जो मुख्य धारा के धर्म हैं इनसे बिल्कुल अलग हैं। यानी आदिवासियों के धर्मों में कोई एक केंद्रीय पुस्तक नहीं है या यहाँ पे मंदिर की कोई अनिवार्य परंपरा नहीं होती है, बल्कि आदिवासी जो लोग हैं वो जीववाद में विश्वास करते हैं। जीववाद का मतलब यह है कि हर प्राकृतिक वस्तु में जीवन होता है, यानी ये लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। यहाँ सेकंड वाला सही है कि ये मुख्य रूप से प्रकृति यानी प्रकृति, ग्राम और पुरखों की उपासना करते हैं। यहाँ सेकंड वाला भी सही है। आदिवासी धर्मों का जो प्रभाव है वो उड़ीसा के जगन्नाथ पंथ और जो बंगाल की तांत्रिक परंपराएं इनमें देखने को मिलता है। यहाँ पर तीनों ही कथन सही हैं। तो आंसर है आपका डी वाला, यानी 1, 2 और 3। चौथा प्रश्न है, ओल चिकी लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यह गोंडी भाषा की प्राचीन लिपि है। इसका आविष्कार 1925 में पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया था। यह केवल ताड़ के पत्तों पर लिखी जाने वाली लिपि है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय जनजातियों द्वारा किया जाता है। देखिए, ओल चिकी जो है ये गोंडी भाषा की नहीं बल्कि संथाली भाषा की लिपि है। तो यहाँ पर आपका ई वाला गलत हो जाएगा। और इस लिपि का आविष्कार जो है 1925 में पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया था। तो यहाँ पर बी वाला सही है। पुराने समय में ये ताड़ के पत्तों पर लिखी जाती थी। आज के समय में ये एक वैज्ञानिक और आधुनिक लिपि बन के उभरी है। आज जो है संथाली भाषा की पत्र पत्रिकाएँ भी हैं, इसकी वेबसाइट वगैरह भी है, इंटरनेट पर भी कई जगह देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर वर्तमान में ये केवल ताड़ के पत्तों पर नहीं लिखी जाती है बल्कि ये आधुनिक हो चुकी है। तो सी वाला गलत हो जाएगा। देखिए, संथाली समूह जो है ये मध्य भारत में और पूर्वी भारत में देखने को मिलता है। यानी जो आपका छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा वाला रीजन है, यहाँ संथाल समूह निवास करता है। तो यहाँ पर यह कहना गलत हो जाएगा
कि ये दक्षिण भारतीय जनजातियों द्वारा ये लिपि इस्तेमाल की जाती है, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला। 5वां प्रश्न है, न्यामगिरी संघर्ष का संबंध किस आदिवासी समुदाय और राज्य से है? मुंडा समुदाय झारखंड, भील समुदाय राजस्थान, डोंगरिया कोंड समुदाय ओडिशा, खासी समुदाय मेघालय। देखिए, जो न्यामगिरी पर्वत है ये ओडिशा के कालाहांडी जिले में पड़ता है। तो ये जो न्यामगिरी पर्वत है, ये न्यामगिरी पर्वत डोंगरिया कोंड समुदाय का एक पवित्र पर्वत है। यहाँ पर क्या हुआ, बीते कुछ वर्षों में यहाँ पर जो एल्युमिनियम अयस्क है उसकी खोज हुई थी। उसके बाद ये पर्वत जो है एक प्राइवेट कंपनी को सौंप दिया गया। इसी बात को लेकर डोंगरिया कोंड समुदाय ने उस कंपनी का, उस सरकार का जमकर विरोध किया था और यहाँ पे संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई थी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है डोंगरिया कोंड समुदाय ओडिशा। 6वां प्रश्न है, सच्चर समिति की रिपोर्ट के संदर्भ में गलत कथन की पहचान करें। इसका गठन भारतीय मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति की जांच के लिए किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार मुसलमानों की स्थिति SC ST जैसे हाशियाई समुदायों के समान है। समिति के अनुसार मुस्लिम बच्चे अन्य समुदायों के मुकाबले औसतन कम साल तक स्कूल जा पाते हैं। रिपोर्ट में पाया गया कि 50% से अधिक मुस्लिम बच्चे मदरसों में शिक्षा प्राप्त करते हैं। देखिए, सच्चर समिति का गठन जो है ये भारतीय समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति जांचने के लिए किया गया था। यहाँ पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सच्चर समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि जो भारत में मुसलमानों की जो स्थिति है ये SC ST समुदायों जैसी है। तो यहाँ पर आपका बी वाला भी सही है। इस समिति ने यह भी बताया कि मुसलमानों के बच्चों में स्कूल ड्रॉप आउट रेट सबसे ज़्यादा है, यानी मुसलमानों के बच्चे कम साल तक ही स्कूली शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं। तो यह सी वाला भी सही है। अक्सर लोगों को लगता है कि मुसलमान अपने बच्चों को मदरसों में पढ़ाना चाहता है, जबकि सच्चर समिति की रिपोर्ट ये बताती है कि मात्र 4% मुसलमानों के बच्चे ही मदरसों में पढ़ रहे हैं। बाद बाकी 66% मुसलमानों के जो बच्चे हैं ये गवर्नमेंट स्कूल में हैं और 30% मुसलमानों के बच्चे जो हैं ये प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपका डी वाला गलत हो जाएगा। तो सही आंसर है यहाँ पर डी वाला। 7वां प्रश्न है, आदिवासियों के विस्थापन और विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खनन परियोजनाओं से विस्थापित होने वालों में 50% से ज़्यादा आदिवासी हैं। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में विस्थापितों में आदिवासियों का हिस्सा लगभग 79% है। विस्थापन आदिवासियों को नए आर्थिक अवसर खोजने में सहायक है। आपको यहाँ बताना है कौन सा कथन सत्य है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ पर भारत में जितने भी खनन क्षेत्र हैं या जितने भी खनिज संसाधन क्षेत्र हैं वो आदिवासी इलाकों में मौजूद हैं। तो खनन परियोजनाओं से जो विस्थापन हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा संख्या आदिवासियों की है। यानी रिपोर्टें ये बताती हैं कि खनन परियोजनाओं से विस्थापित होने वालों में 50% से ज़्यादा आदिवासी समूह के लोग हैं। तो यहाँ पर पहला वाला सही है। एक समूह ने जो है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में जो विस्थापित समूह हैं इनका अध्ययन किया था और ये बात यहाँ पे पता चली है कि यहाँ पर जो भी विस्थापित लोग हुए हैं उनमें 79% आदिवासी समूहों के लोग हैं। तो यह सेकंड वाला भी सही है। देखिए, विस्थापन जो है ये आदिवासियों के लिए आर्थिक अवसर लेकर नहीं आता बल्कि आजीविका और पहचान का संकट लेकर आता है। तो यहाँ पर थर्ड वाला गलत हो जाएगा। केवल 1 और 2 सही है। तो आंसर है आपका ए वाला, यानी केवल 1 और 2। 8वां प्रश्न है, घेटोआइजेशन प्रक्रिया का मुख्य आधार क्या है? सरकार द्वारा नियोजित शहरी विकास, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारणों से किसी एक समुदाय का एक ही विशेष इलाके में सिमट जाना, केवल अत्यधिक धन संचय के कारण अलग बस्ती बनाना, जनजातियों का ग्रामीण क्षेत्रों से वनों की ओर पलायन करना। देखिए, आमतौर पर ऐसे इलाके या बस्ती जिसमें मुख्य रूप से एक ही समुदाय के लोग रहते हैं उसे घेटुआइज समाज या सोसाइटी कहा जाता है। और घेटुआइजेशन जो है इस स्थिति तक पहुंचने वाली प्रक्रियाओं को कहा जाता है। यह प्रक्रिया जो है विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक कारणों पर आधारित हो सकती है। तो यहाँ पर बी वाला कथन सही है। तो आंसर है आपका बी। 9वां प्रश्न है, मुस्लिम समुदाय के घेटुआइजेशन का मुख्य कारण क्या हो सकता है? सरकार द्वारा बनाई गई विशेष आवास योजना, अत्यधिक धन का संचय, स्वैच्छिक रूप से अलग रहने की इच्छा, सामाजिक हाशिया ग्रहण, भेदभाव और भय की भावना। देखिए, जब किसी समुदाय को भेदभाव का सामना करना पड़ता है तो उनके भीतर एक असुरक्षा का भाव क्रिएट होता है कि भाई अगर हम समाज में जो मुख्य धारा के लोग हैं उनके साथ रहेंगे तो हमारे साथ भेदभाव हो सकता है। तो वो जब असुरक्षा फील करते हैं, उन्हें फील होता है कि बाहर हमारे लिए खतरा है, डर का माहौल है, तो वो कोशिश करते हैं कि समूह में रहें ताकि सुरक्षा बनी रहे। तो यहाँ पर मुख्य कारण है सामाजिक हाशियाकरण, भेदभाव और
भय की भावना। तो आंसर है आपका डी वाला। 10वां प्रश्न है, कथन दिया गया है आदिवासी समुदायों में वर्ण व्यवस्था का प्रभाव बहुत कम होता है। कारण, आदिवासी समाज में ऊंच नीच का फर्क न होना उन्हें मुख्य धारा के जाति आधारित समाज से अलग बनाता है। आपको यहाँ पर कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। देखिए यहाँ पर कथन ए सही है। आदिवासी समाज में जो परंपरागत वर्ण व्यवस्था है इसका प्रभाव बहुत सीमित है, यानी यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर कोई वर्ण व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, तो कथन सही है। कारण भी सही है, क्योंकि आदिवासी समाज जो है आमतौर पर समानतावादी होता है और यहाँ पर ऊंच नीच नहीं होता है, सभी लोग समान होते हैं। तो यही फर्क उन्हें जो है मुख्य धारा के जो भी जात आधारित समाज है उससे अलग बनाता है। यहाँ पर कथन कारण दोनों सही हैं और कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो आंसर है आपका ए वाला। 11वां प्रश्न है, आदिवासियों के प्रति प्रचलित रूढ़ियों के क्या परिणाम होते हैं? उन्हें समाज में अधिक सम्मान मिलता है, उन्हें पिछड़ा या परिवर्तन विरोधी मानकर उनके विरुद्ध भेदभाव को बढ़ावा मिलता है, इससे उनके आर्थिक सशक्तिकरण में मदद मिलती है, यह उनकी भाषाई विविधता को संरक्षित करता है। देखिए, जब किसी समुदाय के प्रति रूढ़ियाँ बन जाती हैं तो लोग उन्हें पिछड़ा हुआ या परिवर्तन विरोधी मानने लगते हैं। जैसे आपने देखा होगा अक्सर आदिवासी समुदायों को जो भी सरकारी कार्यक्रम होते हैं, जो भी 26 जनवरी 15 अगस्त पर जो भी झांकियाँ निकलती हैं, उनमें आपने देखा है इनकी संस्कृति को दिखाया जाता है, जिसमें नाचते हुए गाते हुए दिखाते हैं। तो लोगों को लगने लगता है कि भाई ये पिछड़े हुए लोग हैं, ये बस इसी में मस्त रहते हैं, इन्हें डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है, जबकि ये ऐसा नहीं है। वो चीज़ें उनके कल्चर को दिखा रही हैं, लेकिन हम लोग इसका उल्टा सेंस निकाल लेते हैं, तो हम उन्हें अक्सर पिछड़ा हुआ परिवर्तन विरोधी मान लेते हैं। तो ऐसे में अगर हम इस तरह की सोच से ग्रसित हो जाते हैं तो हम उनके साथ भेदभाव करते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला। 12वां प्रश्न है, 19वीं सदी के दौरान भारत के आदिवासी समुदायों के बड़े पैमाने पर पलायन का मुख्य गंतव्य क्या था? दिल्ली और मुंबई के निर्माण स्थल, दक्षिण भारत के कपास उद्योग, मॉरिशस, कैरिबियन, असम के चाय बागान, पश्चिम बंगाल के जूट मिल। जैसा कि आप लोग जानते हैं 19वीं सदी में जब भारत में औपनिवेशिक शासन स्थापित हो गया है तो अंग्रेजों ने वन कानून बनाए हैं, और वन कानून बनने की वजह से आदिवासियों को वनों से बाहर कर दिया गया है। अब वनों की जो संपत्ति है या वनों की जो संपदा है उन पर आदिवासियों को कोई अधिकार नहीं रह गया है। तो ऐसे में उनके सामने आजीविका का संकट तो है ही है। ठीक इसी समय में औपनिवेशिक सरकार ने रोपड़ कृषि भी आरंभ कराई है, यानी जो चाय के बागान हैं इन सब की व्यापारिक बड़े पैमाने पर खेती स्टार्ट करवाई है। तो उस खेती के लिए मजदूरों की आवश्यकता थी। इधर आदिवासियों के सामने भी आजीविका का संकट है, तो उनके सामने मजबूरी है, कैसे भी करके पेट तो पालना ही है। इस वजह से आदिवासी समुदाय जो हैं उस समय जहाँ भी रोपड़ बागान लगाए गए थे उनमें काम करने के लिए चले गए हैं। तो ये लोग मॉरिशस, कैरिबियन और असम के चाय बागान में काम करने के लिए बड़े पैमाने पर पलायन करके गए हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सी वाला। 13वां प्रश्न है, अल्पसंख्यक समुदायों को संविधान के अनुच्छेद 2930 के माध्यम से सुरक्षा प्रदान करने का प्राथमिक तर्क क्या है? उन्हें बहुसंख्यों से अधिक शक्तिशाली बनाना, सांस्कृतिक वर्चस्व और भेदभाव से सुरक्षा प्रदान करना ताकि विविधता बनी रहे, उन्हें करों से पूरी तरह छूट देना, संसद में उनकी सीटों को स्थायी रूप से आरक्षित करना। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत एक बहुलतावादी समाज है, यहाँ पे अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। हालांकि यहाँ पे बहुसंख्यक धर्म जो है हिंदू धर्म है। तो यहाँ पर हमारा संविधान मानता है कि बहुसंख्यक धर्म जो है ये अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी को दबा सकता है, और इसी वजह से हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 2930 के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बचाने का संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है। तो यहाँ पर सही कारण है बी वाला, इस सांस्कृतिक वर्चस्व और भेदभाव से सुरक्षा प्रदान करना ताकि विविधता बनी रहे। 14वां प्रश्न है, औपनिवेशिक काल से पूर्व आदिवासी समुदायों के वन नियंत्रण के संबंध में कौन सा कथन सही है? वे बाहरी शासनों के अधीन थे, आदिवासियों का वनों पर कोई अधिकार नहीं था, वे वनों का उपयोग केवल कृषि उद्देश्यों के लिए करते थे, साम्राज्य वन संसाधनों हेतु तो आदिवासी समुदायों पर निर्भर रहते थे। देखिए, औपनिवेशिक काल से पहले आदिवासी समुदायों को वनों पर पूरा अधिकार था। वो किसी भी राज्य या किसी भी शासक के अधीन नहीं थे, स्वतंत्र थे। उस समय जो है जो भी साम्राज्य या जो भी शासक थे वो संसाधनों के लिए इन आदिवासी समाजों पर डिपेंड थे। तो यहाँ पर सही आंसर है आपका डी वाला। 15वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में आदिवासियों और मुसलमानों की जनसंख्या का प्रतिशत
क्रमशः कितना है? 8.6% और 14.2%, 14.2% और 8.6%, 10.2% और 15.5%, 12.1% और 14.2%। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, अभी हमारे यहाँ जनगणना चल रही है। 2021 में जो जनगणना होनी थी वो हो नहीं पाई थी कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से। तो अभी 2026-27 में जनगणना होगी। 26 में पहला चरण स्टार्ट हो गया है, उसके आंकड़े आने में 2028 तो हो ही जाएगा। तो हमारे पास अभी 2011 के ही आंकड़े हैं। तो 2011 की जो जनगणना है उसके हिसाब से हमारे भारत में जो आदिवासी समुदाय है उसकी आबादी कुल पॉपुलेशन में 8.6% है और मुसलमानों की जो आबादी है 14.2% है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ए वाला। 16वां प्रश्न है, आदिवासी समुदायों में ग्राम आत्माओं की पूजा कहाँ की जाती है? घर के मुख्य द्वार पर, गांव की सीमा के भीतर पवित्र लता कुंजों में, पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर, नजदीकी शहर के मंदिरों में। देखिए, आदिवासी समुदायों में जो ग्राम आत्माएं हैं ये अक्सर गांव की रक्षा करने वाली शक्तियों के रूप में मानी जाती हैं और इनकी पूजा जो है आमतौर पर गांव के पास स्थित जो पवित्र उपवन या लता कुंज होते हैं उनमें इनकी पूजा की जाती है। तो यहाँ पर सही आंसर है बी वाला, गांव की सीमा के भीतर पवित्र लता कुंजों में। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आदिवासी भाषाओं में सबसे अधिक बोली जाती है और जिसकी अपनी समृद्ध पत्र पत्रिकाएं भी हैं? मुंडारी, गोंडी, संथाली, बोडो। तो ये संथाली भाषा है जो कि आदिवासी भाषाओं में भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाती है और इसकी समृद्ध पत्र पत्रिकाएं भी हैं। तो आंसर है आपका सी वाला। 18वां प्रश्न है, विस्थापन के कारण आदिवासियों पर पड़ने वाले प्रभावों पर विचार करें। उनकी परंपराएं और जीने का तरीका नष्ट हो जाता है, वे आय के स्रोत खत्म होने से गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाते हैं, बच्चों में कुपोषण की दर कम हो जाती है। आपको यह बताना है कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत कौन सा है, ये आपको बताना है। देखिए, जब किसी समूह का विस्थापन होता है तो उनकी जो जीने की परंपराएं हैं या जो रीति रिवाज हैं या कल्चर है वो नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि आदिवासी समुदाय जो हैं ये सदियों से जंगलों में प्रकृति के साथ रहते आए हैं। तो प्रकृति ही इनके जीने का आधार है और जब इनसे इनका आवास, इनका जो जीने की परंपरा छीन ली जाएगी तो इनके पास और कोई तो कौशल है नहीं और कोई स्किल तो है नहीं भाई। ऐसा तो है नहीं कि ये हाईली एजुकेटेड हो, मॉडर्न डिग्री हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो मजबूरी में जब ये शहर की तरफ आते हैं तो इन्हें मजदूरी वाला काम करना पड़ता है, तो ये गरीबी के दुष्चक्र में फंसते चले जाते हैं। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि आदिवासियों के विस्थापन की वजह से इनके पास संसाधन ना के बराबर रह जाते हैं, गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाते हैं। इस वजह से ये अपने बच्चों के पोषण पर भी ध्यान नहीं दे पाते हैं, न उनकी शिक्षा पर फोकस कर पाते हैं। तो इनके बच्चे जो हैं इनमें कुपोषण की दर ऊंची होती है और शिक्षा की दर जो है बहुत निम्न होती है। तो यहाँ कुपोषण की दर कम नहीं होती है, बल्कि कुपोषण की दर जो है ये काफ़ी ज़्यादा ऊंची होती है। तो यहाँ थर्ड वाला कथन गलत हो जाएगा। यहाँ पूछा गया कौन सा असत्य है, तो केवल तीसरा वाला असत्य है। तो आंसर है आपका सी वाला। 19वां प्रश्न है, सच्चर समिति की रिपोर्ट के अनुसार मुस्लिम समुदाय के कितने प्रतिशत बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं? 4%, 30%, 66%, 10%। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सच्चर समिति की रिपोर्ट के अनुसार 4% बच्चे जो हैं मुसलमानों के वो मदरसों में हैं, मदरसा में पढ़ रहे हैं। 30% जो हैं निजी विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, यानी निजी जो स्कूल हैं उनमें पढ़ रहे हैं। और 66% जो हैं जो सरकारी विद्यालय हैं, गवर्नमेंट स्कूल हैं, उनमें पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला। 20वां प्रश्न है, सच्चर समिति के अनुसार मदरसों में शिक्षा प्राप्त करने वाले मुस्लिम बच्चों का प्रतिशत कितना है? 25%, 10%, 50%, 4%। तो यह प्रतिशत कितना है? 4%। तो आंसर है डी वाला। 21वां प्रश्न है, आदिवासियों के सामाजिक ढांचे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वे पूरी तरह से हिंदू जाति प्रथा का पालन करते हैं, उनके समाज में ऊंच नीच का भेदभाव जाति आधारित समाजों की तुलना में बहुत कम होता है, वे केवल पितृसत्तात्मक व्यवस्था को ही मान्यता देते हैं, वे भारी समाजों से पूरी तरह कटे हुए रहते हैं और किसी अन्य पंथ से प्रभावित नहीं होते हैं। देखिए, यहाँ पर पहले वाला कथन गलत हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आदिवासी जो समाज है वो हिंदू, मुस्लिम या ईसाई समाज से बिल्कुल अलग हैं। इनके जो धर्म है उनमें किसी एक किताब या मंदिर बनाने की अनिवार्य प्रथा नहीं है। यहाँ पर जीववाद वाली भावना है, यानी प्रकृति से जुड़े हुए हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, हर चीज़ में जीवन खोजते हैं ये लोग। तो इनके लिए हर चीज़ पूजनीय है, चाहे उनके पूर्वज हों
प्रगति हो तो ये उनकी पूजा करते हैं। तो यहाँ पर इनके समाज में जो ऊंच नीच का भेदभाव है वो जाति आधारित व्यवस्था की तुलना में बहुत कम है। तो यहाँ पर आपका बी वाला सही है। सी और डी यहाँ पे गलत है। देखिए आदिवासी समाज जो है यहाँ पे पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक दोनों प्रकार के हैं। तो यहाँ पर ये कहना गलत हो जाएगा ये केवल पितृसत्तात्मक है, ये गलत है। और डी वाला भी गलत है, यानी समय समय पर इन पर जो है जो बाहरी धर्म है उनके प्रभाव भी पड़े हैं। और 19वीं शताब्दी के बाद बहुत सारे आदिवासियों ने ईसाई धर्म को भी अपना लिया है, ये बात भी हमने अध्याय में आपको बताई थी। तो आंसर है आपका यहाँ पर बी वाला। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में आदिवासियों की संख्या के मामले में अग्रणी नहीं है? ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। देखिए यहाँ पर दिए हुए राज्यों में यूपी में जो जनजातीय आबादी है वो कम है, जबकि उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और राजस्थान यहाँ पर जनजाति यानी आदिवासी आबादी जो है अच्छी खासी है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सी वाला। 23वां प्रश्न है, न्यामगिरी पर्वत जिसे डोंगरिया-कोंड समुदाय पवित्र मानता है ओडिशा के किस जिले में स्थित है? कालाहांडी, कोरापुट, मयूरभंज, संबलपुर। देखिए न्यामगिरी पर्वत जो है ये उड़ीसा के कालाहांडी और कुछ क्षेत्र जो है उड़ीसा के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में भी पड़ता है। चूंकि ऑप्शन में केवल कालाहांडी दिया हुआ है तो आंसर है यहां पर ए वाला। 24वां प्रश्न है, यहां पे दो सूचियां दी हुई हैं, इनका मिलान करना है। संथाल लिपि, तो संथाल लिपि कौन सी है? ओल चुकी है। न्यामगिरी संघर्ष जो है ये डोंगरिया-कोंड समुदाय से जुड़ा हुआ है। सच्चर समिति का गठन 2005 में हुआ था। आदिवासी जो आबादी है वो 8.6% है 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आपका सही मैच होगा, यानी यहाँ पर है पहले का बी वाला, दूसरे का ए वाला, तीसरे का डी वाला और चौथे का सी वाला। तो आंसर है यहाँ पर आपका ए वाला। 25वां प्रश्न है, आदिवासी समुदायों में पुरखों की उपासना सामान्यतः कहाँ की जाती है? गांव के भीतर, घर के भीतर, नदी के तट पर या विशेष लता कुंजों में? यानी आदिवासी समुदायों में जो पुरखों या पूर्वजों की जो उपासना होती है ये घर के भीतर ही की जाती है। तो आंसर है आपका बी वाला। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हास्याकरण का कारण नहीं है? अलग रीति रिवाज अपनाना, अत्यधिक गरीबी, अलग भाषा बोलना, बहुसंख्यक धर्म का हिस्सा होना। जैसा कि मैंने आपको हास्याकरण के कारण बताए थे, यानी आपकी सांस्कृतिक जो जड़ें हैं वो अलग हों, या आप आर्थिक रूप से सक्षम ना हो, आपकी भाषा अलग हो, आपका धर्म अलग हो, तो आप जो है भेदभाव के शिकार हो सकते हैं और हास्याई समूह में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुसंख्यक धर्म का हिस्सा हैं तो ये चांस बिल्कुल भी नहीं है कि आप हास्याई हो जाएं। तो यहाँ पर डी वाला जो है यही अलग है। तो आंसर है आपका डी वाला। 27वां प्रश्न है, हास्याकरण से निपटने के लिए भारतीय संविधान किन सिद्धांतों के प्रति संकल्पबद्ध है? सांस्कृतिक एकरूपता और तानाशाही, केवल आर्थिक विकास, समानता और न्याय की स्थापना, धार्मिक कट्टरता का प्रसार। देखिए यहां पर सही आंसर है समानता और न्याय की स्थापना। 28वां प्रश्न है, आदिवासियों की भाषाओं के बारे में कौन सा कथन सत्य है? आदिवासी भाषाएं संस्कृत के बहुत बाद में विकसित हुई हैं। आदिवासी भाषाओं ने बांग्ला जैसी मुख्यधारा की भाषाओं को प्रभावित किया है। संताली भाषा की कोई अपनी लिपि नहीं है। आदिवासी भाषाएं केवल मौखिक रूप में ही जीवित हैं, इनका कोई साहित्य नहीं है। देखिए आदिवासी भाषाएं जो हैं ये संस्कृत के समान ही काफ़ी प्राचीन है और संस्कृत के साथ ही ये विकसित हुई हैं। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ संस्कृत से बहुत बाद में विकसित हुई है, गलत है। आदिवासी भाषाओं ने जो मुख्य धारा की जो भाषाएं हैं उनको प्रभावित किया है, जैसे कि बांग्ला भाषा को प्रभावित किया है। बांग्ला में बहुत सारे शब्द आदिवासी भाषाओं से आए हैं। संताली भाषा की लिपि आप जानते हैं ओल चुकी है, तो यहाँ पर ये सी वाला गलत हो जाएगा। आदिवासी भाषाएं वर्तमान में केवल मौखिक रूप में ही नहीं रह गई हैं, लिखित रूप में भी हैं। जैसे हमने बताया था कि आदिवासियों में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा संथाली है और इसकी अपनी पत्रिकाएं भी हैं, न्यूज़पेपर वगैरह भी निकलते हैं। तो यहाँ पर आपका डी वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पर केवल बी वाला सही है, तो आंसर है आपका बी। 29वां प्रश्न है, हास्याकरण के व्यक्तिगत स्तर पर अनुभव में निम्नलिखित में से कौन सा कारक शामिल हो सकता है? कक्षा में बोलने का ढंग औरों से अलग होना, संगीत या फिल्मों में रुचि,
अलग होना, पहनावा और रहन सहन का भिन्न होना, या उपयुक्त सभी। व्यक्तिगत स्तर पर हास्याकरण जो है इन सभी कारणों की वजह से हो सकता है। तो आंसर है आपका डी वाला, यानी उपयुक्त सभी। 30वां प्रश्न है, आदिवासी समाज के स्थानांतरण खेती यानी झूम खेती से बागान मजदूरी की ओर संक्रमण का प्रमुख कारण क्या रहा? अधिक आय अर्जित करने हेतु स्वैच्छिक रूप से बागान मजदूरी अपनाना, शहरी जीवन की आधुनिक सुविधाओं का आकर्षण, औपनिवेशिक या राज्य की वन नीतियों तथा औद्योगिक दबावों के कारण भूमि से विस्थापन, कृषि कार्यों के प्रति रुचि में कमी। यानी यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है कि जो आदिवासी समाज जो कि सदियों से झूम खेती करते आए थे, तो झूम खेती से बागान में मजदूरी की ओर क्यों बढ़े, इसका क्या कारण था? जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब हमारे यहाँ ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ है उसके बाद फिर वन नीतियाँ बनी हैं, और वन नीतियाँ बनने की वजह से इन्हें जंगलों से बाहर कर दिया गया है। फिर देश आज़ाद हो गया है, देश की आज़ादी के बाद भी वन नीतियाँ जारी रही हैं। इन इलाकों में, आदिवासी इलाकों में बड़े बड़े उद्योग स्थापित करवाए गए हैं। इन सब की वजह से इनका विस्थापन हुआ है। तो यहाँ पर सही आंसर है आपका सी वाला। 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र आदिवासी इलाकों में स्थित नहीं है? भिलाई, राउरकेला, गुरुग्राम, जमशेदपुर। देखिए यहाँ पर भिलाई, राउरकेला, जमशेदपुर ये सभी औद्योगिक क्षेत्र जो हैं आदिवासी इलाकों में हैं। यहाँ पर गुरुग्राम या इसको गुड़गांव कहते हैं, ये एक आधुनिक मैदानी औद्योगिक शहर है। तो यहाँ पर सही आंसर है सी वाला। 32वां प्रश्न है, आदिवासियों के विस्थापन से उनकी कौन सी अमूर्त संपत्ति नष्ट हो जाती है? केवल उनकी जमीन, उनके सरकारी दस्तावेज, केवल उनकी भाषा, उनकी परंपराएं और जीने का तरीका। देखिए यहाँ पर जो केवल है, केवल का मतलब है केवल यही नष्ट होता है और कुछ नष्ट नहीं होता है। केवल का मतलब ये होता है। तो यहाँ पर आदिवासियों का जब विस्थापन होता है तो न केवल उनकी जमीन, न केवल उनकी भाषा, यानी यहाँ पर उनका सब कुछ नष्ट हो जाता है। उनकी जो परंपराएं हैं, जीने का तरीका है, आजीविका के साधन हैं, सब नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है डी वाला। 33वां प्रश्न है, समाज में मौजूद हास्यकृत समुदायों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हास्याई समुदायों से मतलब है कि ऐसे समुदाय जो कि समाज के केंद्र में न रहे हों, जिन्हें किनारे पर धकेल दिया गया हो। हास्याकरण के कारणों में अलग भाषा, अलग रीति रिवाज या बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म का होना भी हो सकता है। हास्याई समूहों को लोग दुश्मनी और डर के भाव से भी देखते हैं। अलग थलग पड़ जाने के बाद भी ये समुदाय संसाधनों और अवसरों का पूरा फायदा उठा पाते हैं। आपको यहाँ बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ पर पहला वाला कथन सही है। इनका मतलब ऐसे समुदायों से है जो कि समाज के केंद्र में नहीं रहे बल्कि किनारे पर धकेल दिए गए हैं। हास्याकरण के कारणों में अलग भाषा, अलग रीति रिवाज या बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म का होना, ये सभी हो सकते हैं। यानी अक्सर हास्याई समूहों को लोग जो है दुश्मनी और डर के भाव से भी देखते हैं। तो यहाँ तीसरा वाला भी सही है, क्योंकि ये समूह जो है मुख्य धारा से हट जाते हैं तो ये संसाधनों का या राजनीतिक शक्ति का पूरा फायदा नहीं उठा पाते हैं। तो यहाँ पर आपका चौथा वाला गलत हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही है। तो आंसर है आपका यहाँ पर सी वाला। 34वां प्रश्न है, न्यामगिरी पर्वत किस आदिवासी समुदाय का पवित्र स्थान है? भील, डोंगरिया कोंड, संथाल, गोंड। तो यह डोंगरिया कोंड समुदाय का पवित्र स्थान है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला। 35वां प्रश्न है, संथाली लिपि ओल्ड चिकी का आविष्कार किसने किया था? बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, पंडित रघुनाथ मुर्मू या जतरा उरांव। इसका आविष्कार 1925 में पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया था। तो यहाँ पर सही आंसर है सी वाला। 36वां प्रश्न है, डोंगरिया कोंड नामक आदिवासी समुदाय किस पर्वत को अपना पवित्र स्थल मानता है? अरावली, न्यामगिरी, सतपुड़ा, पारसनाथ। तो ये न्यामगिरी को मानता है। तो सही आंसर है आपका बी वाला। 37वां प्रश्न है, भारत के आदिवासी समुदायों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? देश के महत्वपूर्ण खनन एवं औद्योगिक क्षेत्र जैसे जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई इत्यादि आदिवासी क्षेत्रों में हैं। अकेले उड़ीसा में ही 60 से ज़्यादा अलग अलग जनजातीय समूह रहते हैं। सरकारी दस्तावेजों में आदिवासी समुदायों के लिए अनुसूचित जनजाति शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। आदिवासी जातियों को कई बार पिछड़ा वर्ग जातियों के साथ मिलाकर भी देखा जाता है। देखिए यहाँ पर पहला वाला बिल्कुल सही है कि देश के अधिकतर जो खनन और औद्योगिक क्षेत्र हैं वो इन्हीं इलाकों में, आदिवासी इलाकों में मौजूद हैं। अकेले उड़ीसा में 60 से ज़्यादा अलग अलग जनजातीय समूह या आदिवासी समूह निवास करते हैं। सरकारी दस्तावेजों में आदिवासी समुदायों को
शेड्यूल्ड ट्राइब यानी एसटी बोला जाता है, शेड्यूल्ड ट्राइब, इनके लिए अनुसूचित जनजाति शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। आदिवासी जातियों को जो है शेड्यूल कास्ट के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है, SC/ST, ना कि पिछड़ा वर्ग के साथ। तो यहां पर डी वाला गलत हो जाएगा, तो आंसर है आपका डी वाला। 38वां प्रश्न है, भारत के आदिवासी समाज की धार्मिक आस्थाओं एवं उपासना पद्धतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। आदिवासी समाजों में जाति व्यवस्था के अभाव के कारण उनके भीतर ऊंच नीच का भेद अपेक्षाकृत कम होता है। वे अपने पूर्वजों, ग्राम देवताओं तथा प्रकृति यानी पर्वत, नदी और पशु आदि की उपासना करते हैं। ग्राम आत्माओं की पूजा सामान्यतः गांव की सीमा के बाहर स्थित पवित्र लता कुंजों में की जाती है, जबकि पूर्वजों की उपासना घर के भीतर ही की जाती है। आदिवासी समुदाय जो अपने आसपास के बौद्ध, ईसाई आदि धर्मों तथा शाक्त, वैष्णव एवं भक्ति परंपराओं से प्रभावित रहे हैं। देखिए यहाँ पर A, B और D सही है, यहाँ पे C वाला गलत है। ग्राम आत्माओं की पूजा जो है गांव की सीमा के बाहर नहीं बल्कि गांव की सीमा के अंदर ही पवित्र लता कुंज जहाँ होते हैं वहां पर की जाती है, और पूर्वजों की उपासना जो घर के भीतर की जाती है। यानी C वाला स्टेटमेंट आधा गलत है और आधा सही है, तो C वाला गलत हो जाएगा, तो आंसर है आपका C वाला। 39वां प्रश्न है, कथन दिया गया है, आदिवासियों के धर्मों का आसपास के साम्राज्यों में प्रचलित प्रभुत्वशाली धर्मों पर भी असर पड़ता रहा है। कारण, उड़ीसा का जगन्नाथ पंथ और बंगाल व असम की शक्ति एवं तांत्रिक परंपराएं आदिवासी समूहों की प्रचलित मान्यताओं के उदाहरण हैं। आपको यहाँ पर कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। देखिए यहाँ पे कथन बिल्कुल सही है कि आदिवासियों के धर्मों का जो प्रभाव है आसपास के जो साम्राज्य में जो प्रचलित धर्म है इन पर भी पड़ा है। जैसे उड़ीसा का जगन्नाथ पंथ है और बंगाल और असम की जो शक्ति और तांत्रिक परंपराएं हैं, ये आदिवासी समूहों की प्रचलित मान्यताओं के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो आंसर है आपका ए वाला। 40वां प्रश्न है, आदिवासी समाजों और उनकी प्रचलित छवियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्कूल के उत्सवों, सरकारी कार्यक्रमों या किताबों व फिल्मों में उन्हें रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए और हमेशा नाचते गाते दिखाया जाता है। बहुत सारे लोग इस गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि उनका जीवन बहुत आकर्षक, पुराने किस्म का और पिछड़ा हुआ है। तो यहाँ पर बताना है कौन सा कथन आपका सही है। देखिए यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। अक्सर जो स्कूल के उत्सव हैं या सरकारी कार्यक्रम हैं या किताबें या फिल्में हैं, वहाँ पर हमें आदिवासियों के जीवन का केवल एक पक्ष दिखाया जाता है, उनके कल्चर को, संस्कृति को दिखाया जाता है। उनके जीवन में क्या क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं, किन किन चीज़ों को फेस कर रहे हैं, गवर्नमेंट की नीतियाँ उनको लेकर क्या हैं, वो सब चीज़ें नहीं दिखाई जाती हैं। तो हमें लगता है कि भाई ये तो पिछड़े हुए हैं, अक्सर ये नाच गाने में लगे रहते हैं, इन्हें विकास से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर सेकंड वाला भी सही है कि बहुत सारे लोग इनके इसी चित्रण की वजह से गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक और दो दोनों ही सही हैं, तो आंसर है आपका सी वाला, यानी केवल एक और दो। 41वां प्रश्न है, मुस्लिम समुदाय के हाशियाकरण के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अन्य समुदायों की तुलना में मुस्लिम समुदाय को सामाजिक आर्थिक विकास के लाभ अपेक्षाकृत कम प्राप्त हुए हैं। 2005 में केंद्र सरकार ने मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति के अध्ययन हेतु न्यायमूर्ति PN भगवती की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट में मुस्लिम समुदाय की स्थिति को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के समकक्ष पाया। आपको यहाँ बताना है कौन सा सही है। देखिए यहाँ पहला वाला सही है और तीसरा वाला भी सही है, सेकंड वाला गलत है। 2005 में गवर्नमेंट ने मुस्लिम समुदाय की जो स्थिति है उसकी जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया, और इसकी अध्यक्षता जो है न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर ने की थी, न कि PN भगवती ने। इसी वजह से इस समिति को सच्चर समिति कहा जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि न्यायमूर्ति PN भगवती हैं, ये भारत के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के, और इनका संबंध PIL यानी कि जनहित याचिका से है। तो यहाँ पर 1 और 3 सही है, तो आंसर है आपका सी वाला, यानी केवल 1 और 3। 42वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर की जांच करने के लिए न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया? आंग्ल भारतीय, मुस्लिम, जैन, सिख। तो ये मुस्लिम समुदाय है, तो आंसर है आपका बी वाला। 43वां प्रश्न है, आदिवासियों को रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए और नाचते गाते हुए एक रूढ़िबद्ध रूप में प्रदर्शित करने के परिणामस्वरूप प्राय संसार का ध्यान गरीब आदिवासियों की समस्याओं की ओर आकर्षित होता है। इस प्रकार से समूहों के प्रति भेदभाव होता है, आदिवासी संस्कृति को प्रोत्साहन मिलता है।
भारतीय संस्कृति की विविधता प्रदर्शित होती है। यानी अब हम आदिवासियों के जीवन का केवल एक हिस्सा रिप्रेजेंट करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे मन में एक छवि बन जाती है कि ये तो अक्सर इसी में लगे रहते हैं, तो हम उनके प्रति भेदभाव करने लगते हैं। तो आंसर है यहाँ पर आपका बी वाला। 44वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है? वेंकटेश्वर पंथ, जगन्नाथ पंथ, विश्वनाथ पंथ, अमरनाथ पंथ। तो ओडिशा के जगन्नाथ पंथ पर आदिवासी प्रभाव जो है देखने को मिलता है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला। 45वां प्रश्न है, जब एक समुदाय को सामाजिक एवं आर्थिक विकास के किनारे पर रहने के लिए ढकेल दिया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? कुपोषण, विस्थापन, हास्याकरण, सांप्रदायिकरण। इसे हास्याकरण कहा जाता है, तो आंसर है आपका सी वाला। 46वां प्रश्न है, हास्यकृत होने से अनुभव होता है गौरव, भेदभाव, निर्बलता। देखिए, जब कोई समूह या समुदाय हास्याई समुदाय हो जाता है तो वो भेदभाव और निर्बलता का शिकार हो जाता है। हास्याई होना गौरव का विषय नहीं है बल्कि अपमान का विषय माना जाता है। तो यहाँ पर बी और सी सही है, तो आंसर है आपका सी वाला, बी तथा सी। 47वां प्रश्न है, भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लेने वाली समिति की अध्यक्षता किसने की? बीपी मंडल, आर सच्चर, पीके थंगन, डीएस कोठारी। तो राजेंद्र सच्चर समिति थी ये, तो आंसर है आपका बी वाला। 48वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल ऐसे समुदायों के लिए किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम है। अल्पसंख्यक शब्द केवल संख्या के सवाल तक ही सीमित नहीं है बल्कि सत्ता, संसाधनों तक पहुंच आदि मुद्दे से जुड़े हुए हैं। देखिए, यहाँ पहला वाला कथन बिल्कुल सही है, यानी कि जो माइनॉरिटी या अल्पसंख्यक शब्द है ये ऐसे समुदायों के लिए इस्तेमाल होता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले कम होते हैं। यहाँ पर अल्पसंख्यक शब्द केवल संख्या के सवाल तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें सत्ता, संसाधनों तक पहुंच ये भी मुद्दे जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आपके ए और बी दोनों ही सही हैं, तो आंसर है आपका ए वाला। 49वां प्रश्न है, किसी समुदाय के घेटोआइजेशन की प्रक्रिया का नतीजा होता है उसका बाकी समाज से अलगाव, उनकी सांस्कृतिक का विविधीकरण, अल्पसंख्यकों का संरक्षण, उनका सामाजिक सशक्तिकरण। घेटोआइजेशन की प्रक्रिया में कोई समुदाय जो है किसी एक ही बस्ती में या एक ही इलाके में सिमट कर रह जाता है, जिससे उनका बाकी समाज से अलगाव हो जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर है ए वाला। 50वां प्रश्न है, बहुमत की निरंकुशता का अर्थ है जहाँ बहुसंख्यक व अल्पसंख्यक सामूहिक रूप से निर्णय लेते हैं, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक को अलग कर अपने हितों में लगा रहता है, एक समुदाय का संख्यात्मक प्रभुत्व, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक पृथक पंथों का अनुसरण करते हैं। देखिए, यहाँ मतलब ये है कि बहुसंख्यक अल्पसंख्यक को अलग कर अपने हितों में केवल लगा रहता है, इसे बहुमत की निरंकुशता कहा जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर है बी वाला। 51वां प्रश्न है, किसी समुदाय के बारे में रूढ़िबद्ध धारणाएं अक्सर उसके खाली स्थान का कारण बनती हैं, विकास, सशक्तिकरण, हास्याकरण या विविधीकरण। देखिए, किसी समुदाय के बारे में जो रूढ़िबद्ध धारणा है जो कि अक्सर नकारात्मक होती हैं, ये उसके हास्याकरण का कारण बनती हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सी वाला। 52वां प्रश्न है, सच्चर आयोग ने भारत के किस समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का निरीक्षण किया? सिख, मुस्लिम, महिलाएं, परलैंगिक। इसने मुस्लिमों का किया है, तो सही आंसर है बी वाला। 53वां प्रश्न है, हास्याकरण व्यक्तियों और समूहों को ले जाता है निम्न सामाजिक प्रतिष्ठा की ओर, शिक्षा और संसाधनों पर असमान पहुंच की ओर, अभाव की ओर, सामाजिक विकास के लिए अथाह मौकों की ओर। आपको यहाँ सही विकल्प का चयन करना है। देखिए, हास्याकरण जो है ये व्यक्ति या समूह को निम्न सामाजिक प्रतिष्ठा की ओर ले जाता है। यहाँ पर जब कोई समूह हास्याई हो जाता है तो उसकी जो शिक्षा और संसाधनों पर पहुँच नहीं हो पाती है, असमान पहुँच होती है, यानी उसका जीवन अभाव से ग्रसित हो जाता है। हास्याकरण जो है यहाँ पर मौके लेकर नहीं आता है बल्कि जो भी अवसर है उनमें कटौती करता है। तो यहाँ पर आपका डी वाला गलत है, ए, बी, सी सही है। तो आंसर है आपका यहाँ पर बी वाला, यानी केवल ए, बी और सी। 54वां प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में आदिवासी समुदायों की सघनता सबसे अधिक है? पूर्वी भारत में, पश्चिम भारत में, उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में। तो भारत का जो पूर्वी वाला रीजन है
जिसमें कि पूर्वोत्तर भारत भी आ जाता है और पूर्वी भारत है, जिसमें कि आपका झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल ये सब आ जाते हैं। आपने अध्याय में पढ़ा भी है कि अकेले उड़ीसा में 60 से अधिक जनजाति समूह निवास करते हैं। तो यहाँ पर पूर्वी भारत में आदिवासी समुदायों की सघनता सबसे ज़्यादा है। तो आंसर है यहाँ पर ए वाला। 55वां प्रश्न है, ऐसा संभव है कि आपकी कक्षा में हासियाई समुदाय के छात्र भी हों, इसलिए जब आप हास्यकरण पर कक्षा में बात कर रहे हों तो विषय प्रस्तुत करते हुए आपको निम्नलिखित में से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। खास समुदायों का नाम लेने पर उन समुदायों से आए लोग असहज महसूस कर सकते हैं। इस तरह के मुद्दों को संवेदनशीलता से संभालना चाहिए। कुछ छात्र अपने साथ हुए भेदभाव को साझा करने में शर्मिंदा महसूस कर सकते हैं। विद्यार्थियों से जबरन अपने अनुभव साझा कराना चाहिए। देखिए, जब हास्यकरण पे बात होती है या हास्याई समुदायों के ऊपर बात होती है तो हो सकता है उस कक्षा में मौजूद जो हास्याई समुदाय के बच्चे हैं वो अनकंफर्टेबल फील करें। अक्सर जब जातिवाद पे आपने देखा होगा बात होती होगी तो कुछ समूह या समुदाय ऐसे होते हैं जो कि जातिवाद के अक्सर शिकार रहते हैं, तो उन्हें बुरा लगता है। तो यहाँ पर भी स्थिति ऐसी हो सकती है। तो यहाँ पर ये वाला सही है। तो यहाँ पर एक अध्यापक के नाते आपको इसे संवेदनशील तरीके से संभालना है सिचुएशन को। हो सकता है कुछ छात्र अपने साथ हुए भेदभाव को साझा करने में शर्मिंदगी महसूस करें। अगर कोई बच्चा शर्मिंदगी महसूस कर रहा है तो आप स्थिति सिचुएशन को संभालिए, उसको फोर्स नहीं करना है कि आप बताइए आप इस समुदाय से आते हैं, क्या फील किया, ज़बरदस्ती नहीं करनी है। तो यहाँ पर डी वाला गलत हो जाएगा, ए, बी और सी सही है। तो आंसर है आपका सी वाला। 56वां प्रश्न है, आदिवासी समाज की विशिष्टता का श्रेय जाता है जाति व्यवस्था के प्रचलन को, दूसरे प्रचलित धर्मों से भिन्न अनेक प्रकार के जनजातीय धर्मों के पालन को, विशिष्ट भाषा के प्रयोग को, ऊंच नीच की कम उपस्थिति को। यहाँ पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आदिवासी समाज जो है मुख्य धारा के धर्मों से अलग है, यानी यहाँ पर जाति व्यवस्था का प्रचलन नहीं है, दूसरे प्रचलित धर्मों से भिन्न है, विशिष्ट भाषा का प्रयोग इनकी अपनी खुद की भाषा है और यहाँ पर ऊंच नीच ना के बराबर है। तो यहाँ पर सही आंसर है बी वाला, यानी कि बी, सी और डी। इसी के साथ आपका ये अध्याय समाप्त हो जाता है। और जैसा कि मैं आपसे हर अध्याय में कहता हूँ कि अब आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग हमारे आधिकारिक टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ से नोट्स के बारे में पता कर सकते हैं। वहाँ से आपको पता चल जाएगा कैसे नोट्स परचेज करने हैं। नोट्स में आपको जो है प्रॉपर एनसीईआरटी के नोट्स के साथ साथ अभ्यास प्रश्नों की पूरी सीरीज भी देखने को मिलेगी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।